Hello viewers, myself Atul Kumar welcomes you all to our YouTube channel लीगल वाणी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रपोजल के बारे में डिस्कस किया था और प्रपोजल के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, किस तरह से इसको कम्युनिकेट किया जाएगा, ये सब हमने देख लिया था। बट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ प्रपोजल नहीं पढ़ा था, जो कि हम आज देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रपोजल के साथ साथ हम एक्सेप्टेंस देखेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी लेक्चर में एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद काइंड्स ऑफ प्रपोजल। काइंड्स ऑफ ऑफर, जनरली 3 काइंड्स के ऑफर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वन इज स्पेसिफिक, द सेकंड वन इज जनरल ऑफर एंड द थर्ड वन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जब एक ऑफर एक सर्टेन स्पेसिफिक पर्सन के लिए या कुछ असर्टेन्ड पर्सन्स हो, मतलब एक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए किया गया हो, तब वो एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। जैसे कि ए मेक्स एन ऑफर टू बी, मतलब कुछ भी ऑफर हो सकता है। मान लिया ए वांट समथिंग टू सेल इट टू बी, तो इस तरह का एक ऑफर है। तो ये ऑफर सिर्फ बी के लिए है, तो एक स्पेसिफिक ऑफर है। या एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी अपने यूजर्स के लिए कोई ऑफर लाई है, ठीक है। तो ये भी एक स्पेसिफिक ऑफर्स है, क्योंकि ये क्लास ऑफ पर्सन्स है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ओनली द यूजर्स ऑफ एयरटेल कैन अवेल दिस ऑफर, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया, यानी कि एक किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए अगर कोई ऑफर बनाया जाता है, तो दैट ऑफर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या है? जनरल पब्लिक को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उस ऑफर को, ठीक है। मतलब एक ऐसा ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया गया है, तो उस तरह के ऑफर होते हैं जनरल ऑफर, ठीक है। जैसा कि एंसन का एक कोट भी है, एन ऑफर कैन बी मेड टू अनसर्टेन पर्सन्स बट द पर्सन हु एक्सेप्ट इट मस्ट बी सर्टेन। मतलब अनसर्टेन पर्सन के लिए ऑफर है, कोई कोई भी आके एक्सेप्ट कर सकता है, बट जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक स्पेसिफिक पर्सन हो, और मतलब दैट पर्सन नीड टू बी ए सर्टेन पर्सन, ठीक है। मतलब कि वो आए और उस जनरल ऑफर की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करे। जनरली जनरल ऑफर इस तरह के होते हैं कि वो एक कंडीशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप इस तरह का कोई काम कीजिए, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो दैट दैट योर कंडक्ट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस जनरल ऑफर, ठीक है। तो इस तरह के ऑफर जनरल ऑफर होते हैं, जो कि डिमांड्स करते हैं कि यू नीड टू डू समथिंग टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ ऑफर। जनरली जैसे लिखा हुआ है, व्हेन द ऑफर इज नॉट मेड एनी पर्टिकुलर पर्सन बट टू द पब्लिक एट लार्ज, इट इज नोन एज जनरल ऑफर। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए है और पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, ऑल पब्लिक के लिए कोई भी आके इस तरह के ऑफर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और इस तरह के ऑफर्स की एक्सेप्टेंस कैसे होती है? बाय फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस और बाय डूइंग समथिंग एट विच एवर रिक्वायर्ड बाय दैट ऑफर, ठीक है। सो जनरल ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे, कैसे कंक्लूड होगा? क्योंकि इसमें कंडीशंस फुलफिल की अक्सर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन जनरल ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड ओनली विद दैट पर्सन हु एक्ट्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द ऑफर, दैट इज हु एक्सेप्ट्स द ऑफर। मतलब होता क्या है, पब्लिक एट लार्ज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो इतनी सारी पब्लिक से, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। पब्लिक एट लार्ज
इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता ना, कॉन्ट्रैक्ट तो सर्टेन पर्सन्स के साथ ही परफॉर्म किया जा सकता है। तो ओनली दोज पर्सन्स फुलफिल द कंडीशंस ऑफ जनरल ऑफर, उन्हीं के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी। ये कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक वाल, इन्होंने एक मेडिसिन बनाई और उस प्रोडक्ट का नाम था कार्बोलिक स्मोक वाल, ठीक है। और इन्होंने ये दावा किया था कि हमारी ये पर्टिकुलर मेडिसिन को जो भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो भी इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था उस तरह से यूज़ करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो 100 यूरो एज ए रिवार्ड उसको पे करेंगे जिसको भी इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। तो एक लेडी थी मिसिस कार्ली, इन्होंने ये मेडिसिन यूज़ की एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय दैट कंपनी, ठीक है। इन्होंने पूरे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दैट मेडिसिन यूज की, और इन स्पाइट ऑफ दैट यूज इनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ और मिसिस कार्लिल कोर्ट गई। तो इसमें कंपनी का एक कंटेंशन था कि जनरली क्या है कि ऑफर ना, अगर कोई आप ऑफर कर रहे हो कि स्पेसिफिक पर्सन को करोगे, पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहे हो, तो पब्लिक एट लार्ज के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। और जो कार्लिल थी, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया बट हमें कम्युनिकेट तो किया नहीं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप कंडीशन पूरा कर रहे हो, जैसा कि जनरल ऑफर में लिखा हुआ है वो कंडीशन पूरा कर रहे हो, दैट मीन्स इन्होंने जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म थी उसमें सारी मेडिसिन यूज़ की। तो ये उनकी कंडक्ट जिसके थ्रू उन्होंने सारी कंडीशंस पूरी की, ये कंडक्ट ही दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस टू जनरल ऑफर, ठीक है। देखो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट दिस बीइंग ए जनरल ऑफर एड्रेस टू ऑल had ripened into a contract with the plaintiff by her act of performance of the required conditions and thus accepting the offer। मीन्स उसने अपनी कंडक्ट से उस मेडिसिन को यूज़ करके एंड दैट टू इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इस को एक्सेप्ट किया ऑफर को, और दैट अमाउंट्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए दैट लेडी दैट मीन्स मिसिस कार्लिक वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवार्ड ऑफ 100 यूरो, ठीक है। सॉरी यूरो नहीं, पाउंड है, ये पाउंड का सिंबल है। 100 पाउंड का इनको रिवॉर्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी कंडक्ट से, जनरल ऑफर में क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कम्युनिकेट करो एक्सेप्टेंस को, आप कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज एन ऑफर फॉर, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ जनरल ऑफर। थर्ड काइंड ऑफ ऑफर है स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर रेट पे, पर्टिकुलर रेट दैट मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई प्रोडक्ट तय कर लिया है किसी भी शॉपकीपर से, मान लिया गेहूं ही तय किए हैं, ठीक है। गेहूं 40 RS kg पर केजी, ठीक है। कि आप साल भर में जब भी मैं ऑर्डर करूंगा इस रेट पे मेरे को गेहूं डिलीवर करेंगे। तो दुकानदार का ये जनरल ऑफर है, उसने आपको जनरल ऑफर मतलब सॉरी कंटिन्यूइंग ऑफर दे दिया कि आप एक साल में, आपके लिए ये ऑफर ओपन है, आप एक साल में कभी भी 40 RS पर केजी पे कितना भी गेहूं मेरे से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस कब होगी कंटिन्यूइंग ऑफर की, कंटिन्यूइंग ऑफर की एक्सेप्टेंस तब होगी जब आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करोगे। मान लिया आपने 200 kg का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो ये 200 kg का ऑर्डर है, kg ऑर्डर, तो ये जो 200 kg का ऑर्डर है दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंटिन्यूइंग ऑफर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब आपने 200 kg का ऑर्डर प्लेस किया तो ये एक्सेप्टेंस है, और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तो इस अमाउंट तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जो रिमेनिंग अमाउंट है या रिमेनिंग टाइम ऑफ पीरियड है
मतलब आपने ये मान लिया 5th मंथ में ऑर्डर कर दिया, तो जो बचे हुए बाकी के 7 मंथ बचे हुए हैं उसके लिए ये जस्ट एन ऑफर है, जो 40 रुपीज़ पर केजी का ऑफर था दुकानदार का, ये एक ऑफर है और वो उसको कभी भी रिवोक कर सकता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एक्सेप्टेंस होगी, और एक्सेप्टेंस तब होगी जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, और कंटिन्यूइंग ऑफर को कभी भी रिवोक किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। समझ गए, मतलब 1 साल के लिए ऑफर ओपन है, आप कभी भी आके गेहूं परचेज कर सकते हो 400 रुपये के जी में। एक 1 साल के लिए ऑफर ओपन था, यानी कि फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन था, ठीक। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑफर टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ व्हीट, अच्छा ये भी गेहूं का ही है, मतलब 1000 बैग्स ऑफ व्हीट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे 1 साल के लिए 1000 बैग गेहूं लेने का ऑफर था, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स विच मे बी प्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब परचेजर जब भी टाइम टू टाइम ऑर्डर करेगा, जितने भी बैग का ऑर्डर करेगा उतने सप्लाई करने हैं, ठीक है। ऑलरेडी रेट डिसाइड हो गया होगा कुछ भी, ठीक है। when the orders are placed that amount to acceptance for the offer up to that extent, मतलब जितने भी अमाउंट का आप ऑर्डर प्लेस करोगे वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑफर था जो 100 बैग्स के लिए आपने कहा कि मतलब एक शॉपकीपर ने कहा कि मैं सप्लाई करूंगा एज पर ऑर्डर, तो ये कंटिन्यूइंग ऑफर था, जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो टिल 13th जून 500 बैग्स हैव बीन ऑर्डर्ड, जून मंथ के एंड तक 500 बैग परचेज कर लिए गए। तो रिमेनिंग 500 बैग्स के लिए क्या है, रिमेनिंग 500 बैग्स के लिए वो एक ऑफर है, और दैट ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द शॉपकीपर, ठीक है। सो फार एज रिमेनिंग क्वांटिटी इज कंसर्न दिस ऑफर कैन बी रिवोक्ड जस्ट लाइक एन एनी अदर ऑफर, ठीक। सिमिलरली एक केस था बंगाल कोल कंपनी, होमी वाडिया एंड कंपनी, ठीक है। इसमें डिफेंडेंट कंपनी थी बंगाल कोल एंड कंपनी, एग्रीड टू सप्लाई टू द प्लेंटिफ फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द प्लेंटिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोल सप्लाई करना था इन लोगों को, ठीक है। बट 12 मंथ से पहले ही दैट द डिफेंडेंट विड्रू दियर ऑफर, मतलब बंगाल कंपनी ने सप्लाई करने से मना कर दिया, मतलब आधे टाइम में ही। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर देयर कांट बी एनी लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स अगर बंगाल कंपनी ने कोयला सप्लाई करने को मना कर दिया विद इन दैट ईयर, मतलब पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ, 12 महीने का टाइम का कंप्लीट भी नहीं हुआ तब भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब फॉर्म किया जाएगा जब अपोजिट पार्टी मीन्स जो परचेजर है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। और जितने का ऑर्डर प्लेस किया उतना सप्लाई कर दिया, बाकी का सप्लाई करने के लिए मना कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं फॉर्म हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो बंगाल कोल कंपनी को इसके लिए लायबल नहीं माना गया कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कोर्ट ने नहीं माना। दे वर बाउंड टू सप्लाई कोल एज रिगार्ड द ऑर्डर्स विच ऑलरेडी बीन प्लेस्ड, जो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं उनके लिए आप सप्लाई कीजिए, जो नहीं प्लेस किए गए उसके लिए आप अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। इस तरह का ये रूलिंग है बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया एंड कंपनी, ठीक है। चलिए ऑफर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, अब ऑफर हो गया, ठीक है। ऑफर को हम प्रोमिस में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमें ऑफर था, ऑफर को बनाना है एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि हमको एग्रीमेंट चाहिए और एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, फर्स्ट स्टेज क्या है, ऑफर। ऑफर को जब हम एक्सेप्ट करेंगे
that amounts to promise and promise is equal to एग्रीमेंट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस इसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, और एक्सेप्ट जब किया जाएगा, एक्सेप्टेंस होते ही प्रोमिस बन जाएगा एंड प्रोमिस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट। दैट मीन्स अगर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है तो फिर प्रोमिस बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले तक ऑफर रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो एक्सेप्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है, कब कंप्लीट होता है, ठीक है, और क्या क्या मोड हो सकते हैं एक्सेप्टेंस के, ये सब हम इसमें देखेंगे अभी। ठीक, तो एक्सेप्टेंस एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है टू फॉर्म द एग्रीमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्सेप्टेंस, इट इज ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस दैट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज कैन अराइज। मतलब विदाउट द एक्सेप्टेंस नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज, क्योंकि ऑफर की कोई वैल्यू नहीं होती। जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तभी वो प्रोमिस बनेगा या एग्रीमेंट, मतलब प्रोमिस दैट मीन्स एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, और एंसन ने कहा था कि ऑफर क्या है, ऑफर इज इक्वल टू गन पाउडर। ठीक है, ऑफर एक गन पाउडर है, और एक्सेप्टेंस क्या है, एक मैच स्टिक है। ठीक है, अब अगर गन पाउडर को आप ये जलती हुई माचिस की तिल दिखाएंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा जिसको आप अंडन नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। ठीक है, कोई रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, कोई उससे आप रिटर्न नहीं आ सकते। ठीक है, इस तरह का एक्सप्लोजन होगा। तो ऐसे ही है, जैसे ही आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे वो एग्रीमेंट बन जाएगा, और फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपनी एक्सेप्टेंस या अपने ऑफर को। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस इस तरह से वर्क करता है, मतलब ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बाइंडिंग प्रोमिस बन जाएंगे। अब अगर आप अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस विड्रॉ करते हो, दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस को किस तरह सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट thereto। मतलब व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब कौन एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को, जिसको प्रपोजल बना दिया गया है। मतलब अगर स्पेसिफिक प्रपोजल है तो स्पेसिफिक पर्सन को ये प्रपोजल बनाया गया होगा या सेंड किया गया होगा। ठीक है, तो दैट स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। जनरल ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, मतलब सिग्निफाइज मीन्स कम्युनिकेट करेगा, एसेंट मतलब कंसेंट, अपनी कंसेंट देगा उस ऑफर के लिए। ठीक है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, मतलब जब अपनी कंसेंट बंदा देता है, अपनी एसेंट देता है, तो दैट ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रोमिस। दैट मीन्स अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोमिस बन जाएगा, प्रोमिस अमाउंट टू एग्रीमेंट, और दैट बिकम्स बाइंडिंग प्रोमिसेस। ठीक है, तो अब अंडन नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस के बाद। ठीक है, तो इसेंशियल देखते हैं क्या है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। ऑफरी मीन्स जिसको ऑफर दिया गया है, द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड वही कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, एंड टू द ऑफरर, ऑफर को, ऑफरर जिसने ऑफर बनाया है, जिसने ऑफर सेंड किया है, उसको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। मतलब आप जब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसका मैनर यूजुअल एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। ठीक है, तो ये 4 एसेंशियल्स हैं। इन 4 एसेंशियल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 2 ही एसेंशियल डिस्कस करेंगे, ऊपर के दोनों, और जो नीचे के 2 एसेंशियल्स हैं इनको हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस मीन्स आपने सोच लिया कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, या आपने अपने ही एक पर्सनल नोट में लिख लिया कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा या मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो एक्सेप्टेंस नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ अनलेस अंटिल यू कम्युनिकेट इट टू द ऑफरर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। As per section 3, communication can be made by any act or omission of the parties accepting by which he intends to communicate it or which has effect of communicating it। मतलब सेक्शन 3 मैंने प्रपोजल के टाइम पे ही बताया था, किसी एक्ट या ओमिशन के थ्रू भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब आप लेटर के थ्रू, आप फ़ोन के थ्रू, आप डायरेक्ट टॉकिंग के थ्रू या किसी कंडक्ट के थ्रू भी अपना ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कंडक्ट या एक्ट या ओमिशन जो भी है वो इस तरह का हो कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है आपका मैसेज ऑफर को, या उसका इफेक्ट इस तरह का है कि आपका मैसेज कम्युनिकेट हो जा रहा है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस तरह का इम्पैक्ट उसका होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, तो इस पे केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इसमें ही कहा गया था मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ठीक, तो ये इस केस में कहा गया था, इस केस में क्या था, अरे यार ज़्यादा लिखा गया, इस केस में क्या था, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। तो एक अंकल थे, एक उनका भतीजा था, नेफ्यू, ठीक है। तो अंकल ने अपने भतीजे को एक लेटर लिखा कि मैं तुम्हारा ब्लैक हॉर्स खरीदना चाहता हूँ, और अगर आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आप मुझे वो ब्लैक हॉर्स बेचने के लिए रेडी हैं, ठीक है। इस तरह का ये था। तो ये जब भतीजा अपने ऑक्शन पे जा रहा था, ये हॉर्स के ऑक्शन से डील करता था, तो ये अपने एक सर्वेंट से कहता है कि मुझे दैट पर्टिकुलर ब्लैक हॉर्स को सेल नहीं करना है, क्योंकि वो मैं अपने अंकल को देना चाहता हूँ और उसको ऑक्शन नहीं करना। बट बाय मिस्टेक वो ब्लैक हॉर्स भी ऑक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अंकल क्लेम करते हैं कि जब भतीजे ने अपने सर्वेंट से कहा, मतलब उसने पूरा माइंड बना लिया था कि वो मुझे ब्लैक हॉर्स देने वाला है, दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ठीक। बट कोर्ट ने कहा कि आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया, देयर वाज नो कम्युनिकेशन, देयर वाज नो कम्युनिकेशन। जब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके भतीजे के बीच में हुआ नहीं है, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता, तो आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन बना ही नहीं है, मतलब अंकल का केस डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। तो ये मेंटल एक्सेप्टेंस थी। मेंटल एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल था कि भतीजे ने अपना माइंड बना लिया था, ठीक है, कि वो अपना घोड़ा अपने अंकल को ही देगा, बट अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेकनली वो नहीं दे पाया। तो माइंड में सोच लेना, माइंड में सोच लेना ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है जब तक कि आप कम्युनिकेट ना करें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आप अदर पार्टी की नॉलेज में ये बात लाइए कि आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर, ठीक है। देखिए यही है, व्हेन यू डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल बट यू डू नॉट कम्युनिकेट इट टू ऑफर, दिस इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, communication must be, sorry,
यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, यही केस था फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले, ठीक है। और कम्युनिकेशन करेगा मतलब कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता ना, या तो ऑफरी करे मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर करे, ठीक है, या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन करे, ऑथोराइज्ड एजेंट करना चाहिए। तो ऐसे ही एक केस था पॉवेल वर्सेस ली, पॉवेल वर्सेस ली। इसमें क्या था, एक हेडमास्टर की पोस्ट थी एक स्कूल में, उस हेडमास्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो एक बंदा पॉवेल था, इसने भी अप्लाई किया हुआ था, अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट, ठीक। और जो सिलेक्शन कमेटी थी, जो इंटरव्यू पैनल था, इंटरव्यू पैनल से एक बंदा बाहर आता है और इस पॉवेल को बोलता है कि इंटरव्यू पैनल ने तुमको डिसाइड किया है और तुमको ही इस पोस्ट पे रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। बट जो इंटरव्यू पैनल था उसका काम सिर्फ इतना था, टू रिकमेंड मेरिटोरियस पर्सन टू द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल एक मैनेजमेंट कमेटी था जो स्कूल चलाता था, तो ऑथोराइज्ड पर्सन था मैनेजमेंट कमेटी जो कि फाइनली रिजल्ट अनाउंस करता, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी ही फाइनली रिजल्ट अनाउंस करने वाला था, और मैनेजमेंट कमेटी ने पॉवेल की जगह किसी और बंदे को वो जॉब पे रख लिया, हेडमास्टर बना दिया, ठीक है। तो पॉवेल कोर्ट में चले गए कि जब मुझे कम्युनिकेट किया गया कि मुझे इस पोस्ट पे रखा जाएगा, मुझे इस पोस्ट के लिए रिकमेंड किया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अब मैनेजमेंट कमेटीज इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन कौन था, मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी ने आपको कम्युनिकेट नहीं किया है, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन ने आपको ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट मीन्स देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि कम्युनिकेट कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट वही पर्सन करेगा जिसको ऑफर दिया गया है, या तो वही एक्सेप्ट करे या उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट, अदरवाइज कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। Acceptance can be made by conduct and there may be a valid acceptance without communication in case of general offer. In case of general offer, जनरली ये रूल जनरल ऑफर में अप्लाई होता है, ठीक है। जनरल ऑफर में होता है कि जैसा कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी अभी हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी डिस्कस किया है केस कि अपनी कंडक्ट से ही दैट लेडी कार्लिल, उसने मेडिसिन परचेज की, यूज़ की एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, तो दैट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ दैट जनरल ऑफर। तो इस तरह से आप अपनी कंडक्ट से भी विदाउट कम्युनिकेशन जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एक कंप्लीट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कंप्लीट कम्युनिकेशन, इट मस्ट बी ए कंप्लीट कम्युनिकेशन, ठीक। और जैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, ठीक है। सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट्स, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो एक टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, जो एक्सेप्टर है उसके लिए अलग टाइम है और जो ऑफरर है उसके लिए अलग टाइम है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखना, इसमें प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री के एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब जिसने ऑफर बनाया है
as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor। मतलब जब एक्सेप्टर लेटर पोस्ट कर देता है और जैसे ही लेटर पोस्ट करता है तो वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो जाता है। अब वो लेटर को वापस तो ले नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के पास चला गया। जैसे ही उसने लेटर पोस्ट किया, प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जैसे ही वो प्रपोजर के पास पहुंचा, उसकी नॉलेज में आया, तो ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई। जैसा कि ये बेयर एक्ट में एग्जांपल दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A। ठीक है, इसको थोड़ा डेट के साथ एग्जाम्पल में समझते हैं। बी ने लेटर पोस्ट किया सपोज 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर 2023, ठीक, इस डेट को लेटर पोस्ट किया। तो जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट किया तो ए के अगेंस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया 15 दिसंबर को ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, फाइनल हो गया। दैट मीन्स ए अब अपने प्रोमिस से बाउंड हो गया, ठीक है। अगर ए अपना प्रोमिस विड्रॉ करता है दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बट अभी बी के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, बी अभी भी अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि बी के अगेंस्ट अभी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपने प्रोमिस से बाउंड नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है, और वो अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। अब सपोज ए के पास लेटर पहुंचता है 3 दिन बाद, ए रिसीव्ड लेटर ऑन 18 दिसंबर, ठीक है। तो ये 18 दिसंबर जो डेट है, इस डेट को बी के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, बी के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो मतलब अब बी के अगेंस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होगा, अब बी अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ नहीं कर सकता है। अब अगर बी अपना प्रोमिस पूरा नहीं कर सकता दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अलग अलग डेट दी हुई है जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है, ठीक है। और ये रूल सिर्फ पोस्ट के थ्रू जो अप्लाई होता है, अभी हम देखेंगे अगर डायरेक्ट टॉक के थ्रू कर रहे हैं तो कब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होगा। देखिए यही बात जो एक्सप्लेन की यहीं पे लिखा हुआ है, ऑफरर is bound by acceptance as soon as the letter or telegram of acceptance is posted to him, but it is irrelevant that the letter is delayed in transit or the offerer never receives it। अगर ऑफरर के प्रेस्क्राइब्ड लेटर पे ऑफरर का प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस है, ऑफरर के प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस पे लेटर पोस्ट किया गया है, ठीक है, और वो लेटर ऑफरर तक नहीं पहुंचता है, तब भी दैट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑफरर विड्रॉ नहीं कर सकता है, ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता अपने ऑफर को, और अपना प्रोमिस भी नहीं तोड़ सकता है, प्रोमिस को ब्रीच नहीं कर सकता है, और अगर वो प्रोमिस को ब्रेक करता है दैट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो स्टिल उसको पता भी नहीं है, उसकी नॉलेज में बात आई भी नहीं है, बट दैट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्योंकि उस तक तो लेटर पहुंचा नहीं, बट उसके अगेंस्ट पोस्ट कर दिया है ना,
तो पोस्ट करना ही दैट अमाउंट्स टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफर। ठीक है, बट एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? एज सुन एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ठीक है, जैसे कि एक केस भी था जेके एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें पिटिशनर ने एक टेंडर सबमिट किया था तेंदू पत्ती खरीदने के लिए, और ये 11 जनवरी को सबमिट किया। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पॉन्स 12 फरवरी को एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया गया। एक्सेप्टेंस रिसीव भी नहीं हुआ, फिर भी दैट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपके अगेंस्ट लेटर पोस्ट कर दिया गया, आपके प्रेस्क्राइब्ड एड्रेस पे कर दिया गया, तो दैट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको नहीं पहुंचा तो ये आपकी गलती, ये आपका लक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कंक्लूड हो गया एज सुन एज लेटर पोस्टेड टू द ऑफरर। ठीक है, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंक्लूड हो जाएगा जैसे ही ऑफरर के पास वो लेटर पहुंचेगा। बट क्वेश्चन ये है कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दो जगह दो प्लेस हो गए ना। एक तो हो गया लेटर पोस्ट किया, एक प्लेस से, और एक प्लेस पे लेटर रिसीव किया गया। तो कौन सा प्लेस होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड माना जाएगा? क्योंकि प्लेस डिसाइड करना जरूरी है, कॉज ऑफ एक्शन वहीं पे अराइज होगा। मतलब जिस जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहीं के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिलेगा, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो डिसाइड करना जरूरी है। तो इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस भारत हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, कोर्ट ने किया कि जिस प्लेस से लेटर पोस्ट किया जाता है दैट प्लेस अमाउंट्स टू प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट हैज बीन हेल्ड दैट व्हेन द पार्टीज एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी डीम्ड टू बी कंप्लीट वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज पोस्टेड। ठीक है, जिस प्लेस से लेटर पोस्ट किया गया है दैट अमाउंट्स टू प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज इरेलीवेंट एंड देयरफॉर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज वेयर द लेटर इज पोस्टेड। ठीक, तो अभी तक जो हमने रूल डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये सब था नॉन इंस्टेंटेनियस मोड। नॉन इंस्टेंटेनियस मोड मतलब इस तरह के मोड जहाँ पे आपकी बात तुरंत कम्युनिकेट नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप लेटर से कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, या कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे इंस्टेंटेनियसली आपकी बात कन्वे नहीं हो रही है, उस तरह के चीज़ों के लिए था। बट जब आप डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं या टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीफोन या मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो आपकी बात तुरंत कम्युनिकेट हो जाती है। ठीक है, आपने इधर से बोला, उधर उस बंदे ने सुन लिया। इस तरह के मोड पे भी क्या दो अलग अलग टाइम होंगे एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के, और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ भी अराइज होगा। तो यही है, ये इंस्टेंटेनियस मोड है। इंस्टेंटेनियस मोड। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि जो पोस्ट वाला रूल है, पोस्टल वाला रूल है, वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नया रूल दिया गया, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे एंटर किया गया था। तो और जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, इट वाज हेल्ड दैट इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन the position is same as in case of where the parties were in presence of each other and the rule of contract through post would not apply to such contracts। ठीक है,
मतलब जैसे आप डायरेक्ट टॉक कर रहे हो वैसे ही टेलीफोन पे करते हो, तो जो पोस्टल एड्रेस वाला रूल है, वो पोस्टल वाला रूल है, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस पे क्या कहा गया, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय फोन द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी कंप्लीट व्हेन द ऑफरर हियर्स द एक्सेप्टेंस एट हिज एंड rather than when the acceptor speaks the word of acceptance. This will also be the place of contract. मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम होगा जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, एक ही टाइम होगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, और वो क्या होता है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस सुनी गई है, एक्सेप्टेंस हैज बीन हर्ड। ठीक है, जहाँ पे प्रपोजल जहाँ पे प्रपोजर ऑफरर एक्सेप्टेंस को सुनता है, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, वहीं पे दोनों के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अगर ए ने एक्सेप्ट किया ऑफर, ये अहमदाबाद में है, ठीक है, और बी सुन रहा है एक्सेप्टेंस को मुंबई में, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मुंबई होगा, और जैसे ही बी उस एक्सेप्टेंस को सुनता है, वहीं पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस मोड के लिए होता है। अब जैसा कि पहले ही डिस्कस किया था जब 4 एसेंशियल बताए थे, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट मस्ट बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर क्या होता है, मतलब ऐसा मैनर जो कि जनरली बिजनेस में यूज किया जाता है। आप जिस पर्टिकुलर बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस तरह के बिजनेस में इस तरह का कम्युनिकेशन यूज किया जाता हो, ऐसा। यानी कि आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, आप पोस्टल एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप अपना कोई पर्सनल एजेंट भेज के डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह का भी मैनर यूज किया जा रहा है वैसा ही होना चाहिए, यूजुअल और रीजनेबल। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टेंस बाय डायरेक्ट टॉक, पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन आर कंसिडर्ड टू बी द यूजुअल मैनर। बट ऐसा ना हो कि आप तोते से या कबूतर के पैर में एक्सेप्टेंस बांध के, जैसे कि लेटर पोस्ट किए जाते थे, ठीक है, इस तरह का नहीं, मतलब कबूतर के थ्रू मैसेज पास किए जाते थे ना, जब लव लेटर पास किए जाते थे, उस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एक यूजुअल एंड रीजनेबल, किसी पैरट से या किसी डॉग से इस तरह के मैसेज आप नहीं पास कर, मतलब इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो एक्सेप्टेंस को। इट मस्ट बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, चाहे वो टेलीफोन से हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे पोस्ट से हो, चाहे मेल से हो। ठीक है, इवन यू कैन एक्सेप्ट एनी ऑफर थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, अब अगर एक्सेप्टेंस का मैनर प्रेस्क्राइब किया है ऑफरर ने ऑफर बनाया, प्रपोजल ने जब प्रपोजल बना रहा था, तो उसका एक प्रेस्क्राइब मैनर दे दिया कि इसी मैनर में एक्सेप्ट करना है आपको। ठीक है, तो अगर एक मैनर दे दिया है तो वो मैनर क्या हो सकता है, ठीक है, वो मैनर हो सकता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी, कि आप इस ऑफर को थ्रू मेल एक्सेप्ट कर सकते हैं या थ्रू पोस्टल एड्रेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या पर्सनली आके आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। या तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब कर दे, या फिर एक कंडीशन प्रेसिडेंट लगा देते हैं कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सबमिट करनी है। ठीक है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में होता है, जो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, कि आप एक्सेप्ट करने से पहले एक अर्नेस्ट मनी सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह की कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी प्रपोजल प्रेस्क्राइब कर देगा कि आप इसी वे में, इसी तरीके में ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब सपोज ऑफरर ने एक प्रेस्क्राइब मैनर दिया है कि इस मैनर में आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और एक्सेप्टर उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं करता है, तब क्या होगा, विद इन रीजनेबल टाइम प्रपोजर फिर से कहेगा
कि आप उसी मैनर में एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। फिर से इंसिस्ट करेगा कि आपको उसी मैनर में एक्सेप्ट करना है जैसा कि हमने प्रेस्क्राइब किया है। और अगर प्रपोजर ऐसा नहीं करता है तो he fails to raise the objection, he accepts the same, मतलब that acceptance is a valid acceptance, that acceptance will be considered as a valid acceptance. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। प्रपोजर ने एक मैनर प्रेस्क्राइब किया, ठीक है। इसी मैनर में एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सेप्टर को, बट वो नहीं करता है, ठीक है। वो किसी और तरीके से, मान लिया कहा कि आपको पोस्ट के थ्रू ही ये ऑफर एक्सेप्ट करना है, बट वो मेल के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। उसने मेल कर दिया कि आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर। प्रपोजर फिर से इंसिस्ट करेगा कि नहीं, आप मुझे पोस्टल एड्रेस के थ्रू ही ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा प्रपोजल नहीं करता है विद इन रीजनेबल टाइम, तो जो मेल है, जो एक्सेप्टेंस का मेल है, उसी को वैलिड एक्सेप्टेंस कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे एक सिचुएशन बनती है जो कि अपने बेयर एक्ट में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं की गई। सपोज प्रपोजर इंसिस्ट करता है एक्सेप्टर को कि आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही, प्रपोजर ने इंसिस्ट किया, insist acceptor to accept in prescribed manner, उस मैनर में एक्सेप्टर फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। एक्सेप्टर ने अगेन अपने पुराने ही मोड में, मानिए कि हमने अभी एग्जांपल दिया था, मेल ही कर दिया, पोस्ट एड्रेस नहीं किया, तो क्या होगा? इस एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? वैलिड है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं लिखा हुआ है, बट अगर प्रपोजल को ये राइट दिया गया है, प्रपोजर को ये राइट दिया गया है, प्रपोजर हैव राइट टू इंसिस्ट acceptor to accept in prescribed manner, ठीक है। तो उस राइट का कुछ तो मीनिंग होगा, कोई तो मायने होंगे। अब इंसिस्ट करने के बाद भी अगर एक्सेप्टर उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अगर राइट दिया है तो कुछ तो राइट के मायने होंगे। दैट मीन्स दैट एक्सेप्टेंस विल नॉट बी ए वैलिड एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्टेंस के बचे हुए 2 इंग्रेडिएंट जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। और एक्सेप्टेंस विद इन दैट पीरियड एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब तक कि ऑफर सबसिस्ट है। ये 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इन 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।